हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज के अंतर्गत देखेंगे कि अ, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल के बारे में देखते हैं। जो वैदिक काल था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि जो नाम में ही लगा है वैदिक शब्द, तो यानी ये जो काल था ये आधारित रहा होगा किस पर? वेदों पर आधारित रहा होगा। ठीक है। तो यानी कहेंगे क्या कि वेद से या वेद की अवधारणाओं से संबंधित जो काल था उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैदिक काल। क्लियर है? अच्छा। तो अब बात आती है कि वेद फिर क्या है। तो आपको पता है कि जो वेद है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्लियर है? क्या होता है वेद का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ होता है क्या? ज्ञान। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि जो वेद है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरी बात क्या है कि वेदों को बताया किसके द्वारा गया था? तो आपको पता है कि वेदों के बारे में जो बताया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने बताया था। ठीक है। अ, वैसे तो इसको देखा जाए तो इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए निकटस्थ रहे हैं तो आर्य जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था ज़्यादातर कि वेदों के आधार पर जो सभ्यता चल रही थी तो उस टाइम पर आर्यों का ज़्यादातर प्रभुत्व हुआ करता था। क्लियर है? तो बात आ जाती आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है। और वेद का मैंने क्या बता दिया कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। हालांकि वेद को हम लोग स्मृति एवं श्रुति के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं कि वेद को हम लोग स्मृति एवं श्रुति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है वेद जो थे या वैदिक काल जो था, तो वेद आपको पता है कि चार प्रकार के होते थे। क्लियर है? कितने प्रकार के हैं वेद? चार। एक होता है आपका क्या? एक होता है ऋग्वेद, फिर एक आता है आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर है? और इन्हीं पर आधारित सभ्यता जो थी उसको बोल दिया गया क्या? वैदिक सभ्यता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैदिक सभ्यता कह देते हैं हम लोग। फिर आ जाता है क्या आपका कि जो वैदिक सभ्यता थी उसको भी हम लोगों ने कई भागों में बांट दिया। मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक थी पूर्व वैदिक सभ्यता और एक थी उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता जो थी उसमें क्या था कि वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक थी। कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी। कौन सी? पूर्व वैदिक सभ्यता। ठीक है। फिर उत्तर वैदिक सभ्यता जो आई वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रही। कब तक रही? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो बात आ जाता है क्या कि जो वैदिक सभ्यता थी आपकी, वो जब पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में जब हम लोग बांट देते हैं इसको, तो 1500 जो आपकी पूर्व वैदिक सभ्यता जो थी वो ज़्यादातर उसमें जो मृदभांड वगैरह यूज़ किए जाते थे वो कौन से थे? तो उसको बोल देते हैं हम लोग गौरिक मृदभांड यूज होता है। कौन सा मृदभांड यूज होता है? तो गौरिक मृदभांड यूज होता है। ठीक है। और जो दूसरी वाली थी उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसमें चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? फिर बात इसी में आ जाती है क्या आपका? इसी में एक ही बात आ जाती है कि आपकी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो थी उसमें कई सारे धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड वगैरह हुआ करते थे। जैसे आपको पता है एक राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है। राजसूय यज्ञ जो होता था वो प्रतिष्ठा पर आधारित था कि प्रतिष्ठा दिखाने के लिए राजा लोग इसको करते थे। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसको किया जाता था क्या? राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, जिसमें एक यज्ञ किया जाता था। फिर उसमें एक घोड़ा जो होता था उसको छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि ये घोड़ा जितनी दूर तक जाएगा उसमें क्या किया जाएगा उसका कि वो राज्य उस राजा का होता चला जाएगा। अगर उस घोड़े को कोई राजा रोक देता है तो क्या हो जाता था कि वो राजा फिर उस राजा जिसने वो अश्वमेध यज्ञ कराया उससे उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अन्यथा वो जितनी दूर तक घोड़ा जाता रहेगा वो राज्य क्या होता जाएगा? उसका होता चला जाएगा। ऐसी अवधारणाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? किसमें? अश्वमेध यज्ञ में। क्लियर? अच्छा। फिर आ जाता है क्या आपका कि इसी में जो वैदिक काल जब चल रहा था आपका तो इसमें कुछ शब्द जो थे वो कई बार प्रयोग किए गए। जैसे इंद्र जो शब्द है जिसको हम लोग पुरंदर भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है। तो जो इंद्र शब्द था वो करीब 250 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार? करीब 250 बार वो शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद आ जाता है अग्नि देवता का प्रयोग भी कई बार किया गया है। करीब करीब 200 बार अग्नि देवता का शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। अच्छा। अग्नि देवता जो क्या थे? मध्यस्थ का कार्य करते थे, यानी कि ये मनुष्यों और देवताओं के बीच में
सामंजस्य बिठाने का कार्य करते थे, या मध्यस्थ देवता के नाम से इनको हम लोग जान सकते हैं, अग्नि देवता। ये कितनी बार इस शब्द आया है, तो करीब करीब 200 बार आया है। क्लियर है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया शब्द था वो था गाय। क्लियर। गाय शब्द का प्रयोग जो हुआ है वेदों में, वो करीब एक वैदिक काल के टाइम पीरियड में करीब 176 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 176 बार हुआ है। क्लियर है। ऐसे कृषि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 24 बार हुआ है कृषि शब्द का प्रयोग। क्लियर है। ठीक है। ऐसे आपका नदियों का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे सिंधु नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 10 बार हुआ है। गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ? तो 1 बार हुआ है ना। इस तरह से कई सारे शब्दों का प्रयोग उसमें कई बार हुआ है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं। एक अच्छा ये भी रह सकता है कि पूर्व वैदिक काल में जो देवता जो सबसे प्रिय थे मनुष्यों के, मानव जाति के, वो कौन थे? तो आपको पता है, इंद्र थे। ठीक है। कौन थे? इंद्र थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जो देवता हो गए थे प्रजापति हो गए थे। ठीक है। क्लियर है। और प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से एक चीज को जाना जाता है। 2 संस्थाएं थी, एक सभा और एक समिति। ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं क्या, उसका तो मैंने मृदभांड आपको बता दिया कि पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृदभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है। एक ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज क्या आ जाती है आपकी, कि जैसे कि इसमें जो वेद थे उनके बारे में देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे देख सकते हैं क्या आपका, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में क्या खासियत है? तो आपको पता है ऋग्वेद क्या था? सबसे पुराना वेद था। और सबसे नया वेद अगर देखा जाए तो अथर्ववेद है। 4 वेद हैं जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। बीच में 2 वेद थे, कौन से? यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद जो था उसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 ऋचाएँ थी उसमें। क्या कहेंगे? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी उसमें। क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या आ जाता है इसी में आपका, आपका इसका जो क्या कह सकते हैं, यजुर्वेद जो था वो इसके बाद आया। फिर इसके बाद सामवेद आया। सामवेद में क्या है? ज़्यादातर संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है। सामवेद में क्या है? संगीत के बारे में। इसको गाने वाले को उद्रात या उद्गाता कहते हैं। ठीक है। ये ऋग्वेद में क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। यजुर्वेद को क्या कहते हैं गाने वाले को? तो अधर्व्यू कहते हैं। सामवेद का मैंने बता दिया आपको, क्या? उद्रात या उद्गाता कहते हैं जो उसको गाता है। ठीक है। फिर आपका अथर्ववेद जो होता है उसमें क्या होता है? ब्रह्म पुरोहित कहते हैं जो उसको गाते हैं या बात उसके अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग जो पढ़ते हैं उसको उसको बोल दिया जाता, उनको बोला जाता है क्या? ब्रह्म पुरोहित बोल देते हैं। ठीक है। तो ये सब वेद के बारे में थोड़ा सा हो गया जानकारी। ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन आपका जैसे अगर देखा जाए इस तरह से भी पूछ ले जाते हैं क्या, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता चल गया क्या, कि सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है। इसमें एक और जानकारी की बात है कि जो इसमें 10 मंडल थे उसमें पहला और 10वां मंडल ये क्या थे आपके? नवीनतम मंडल हैं। और पुराने मंडल जो है 2 से 9 मंडल जो हैं, 2 से लेकर के 9 तक के जो मंडल हैं वो पुराने मंडल हैं। अब देखिए कितनी रोचक जानकारी है कि 1 और 9 मंडल जो थे वो बाद में जुड़े, और 2 से 9 मंडल जो थे वो सब पहले ही आ चुके थे। ठीक है। जैसे इसमें तीसरे मंडल में एक खासियत है क्या ऋग्वेद में, कि तीसरे मंडल की जो ऋचाएँ हैं या जो सूत्र हैं, सूक्त हैं, उनको आपको पता होगा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। क्या कहेंगे? कि तीसरे मंडल में ऋग्वेद के किस चीज़ की रचना हुई? तो आप बताएंगे किसकी रचना हुई है? गायत्री मंत्र की हुई है, जो सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया था। ठीक है। रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ऋषि थे जिनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। क्लियर है। अच्छा। फिर आ जाता है क्या आपका, कि इसमें ही आपका देखा जाए तो 7वें मंडल में इसके बताया गया था क्या आपका, सुदास का जो युद्ध हुआ था, सुदास और 10 जनों के बीच में दसराग युद्ध जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दसराग युद्ध। सुदास हुआ था और इसमें एक 10 और लोग थे जिनके मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी हुआ था सुदास, तो इसको दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर 9वें मंडल और 10वें मंडल की जानकारी देख लेते हैं। 9वें मंडल में क्या था? वर्ण व्यवस्था बताई गई थी, लेकिन व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था बताई गई थी, कि जैसे जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से उसके जाति को संबोधित किया जा रहा था। लेकिन 10वें मंडल में क्या हो गया, कि जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। तो एक ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि किस मंडल में किस आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। 9वें और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन 9वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपको पता है किस आधार पर थी? आपका व्यवसाय के आधार पर या कर्म के आधार पर। जबकि जाति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बताई गई वो किसमें बताई गई? 10वें मंडल में बताई गई। क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप लोग। क्लियर है। अच्छा।
फिर बात आ जाती है किस चीज़ की, कि जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है कि जैसे जो वेद थे, वेदों का जो बारे में बताया गया था वो इसी के अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग वेदों का अध्ययन कर लेते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है हालांकि इसका कि वैदिक सभ्यता है, तो क्या रहा होगा कि वेद से ही संबंधित है। वेद के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी बताई। ठीक है, कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है ना। वेद को बताया किसने था, तो आर्यों ने बताया था। हालांकि आर्य भी कहाँ से आए थे, जिसके बारे में भी बताया गया है। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। एक मैक्स मूलर नाम के इतिहासकार थे। इतिहासकार का नाम को आपको ध्यान रखना है, क्या था, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर नाम के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया था कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक जानकारी वाली बात हो सकती है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो मैंने बता दिया आपको, क्या था, श्रेष्ठ होता था। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वो क्या होता था, श्रेष्ठ होता था। और इस टाइम पीरियड में जो अधिकारी होते थे उनके लिए भी विशेष टर्म यूज किया जाता था, जिसको हम लोग रतनिन कहते थे। क्या कहते थे, रतनिन। अधिकारियों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो रतनिन किया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ और संस्थाएं थी, जैसे विदव था, गण था, है ना। ये सब क्या थी, संस्थाएं थी, जिसमें मैंने आपको सभा और समिति भी बताया। विदव, गण, ये भी सब क्या थी, वैदिक काल की कुछ संस्थाएं थी जो कार्य करती रहती थी इस सभ्यता को लेकर के, वैदिक सभ्यता को लेकर के। क्लियर है। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता पर बहुत ज़्यादा आधारित है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग इसको वैदिक सभ्यता को समझ सकते हैं। ठीक। हालांकि ये जो वैदिक सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है कि जो इतिहास है वो 3 पार्ट में बांटा गया मुख्यतः। अगर देख लिया जाए भारत के इतिहास को, अगर या नॉर्मल जो इतिहास है उसको हम लोग सामान्य तरह से अगर देखें, तो एक प्राचीन भारत का इतिहास भारत का देखा जाता है। भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है। तो जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन कालीन जो इतिहास था, उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता को ज़्यादातर रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक। फिर ऐसे डेवलपमेंट होता गया। फिर वैदिक सभ्यता जब खत्म हुई उसके बाद फिर क्या हो गया, दूसरी सभ्यताएं आती चली गई, है ना। दूसरी चीज़ें का उदय हुआ, जैसे महाजनपद काल का उदय हो गया। ठीक है, महाजनपद काल वगैरह विकसित हो गए। कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद वगैरह थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज इस जो वीडियो में बताने का मुख्य जो उद्देश्य था हमारा, वो क्या था, आपको कि वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करना था। क्लियर है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।